The credit for popularizing democracy in the world goes to America. Some events between 1775 and 1783 gave birth to a new nation. That nation is superpower today. From the slogan, No Taxation Without Representation, to War of Independence by the 13 colonies under the leadership of George Washington. तो आज का मेरा टॉपिक है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और आज की टॉपिक पे हम जानेंगे कि क्या कॉजेस होते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, किस तरीके से 13 कॉलोनीज़ जो हैं वो इकट्ठे होकर इंडिपेंडेंस के लिए फाउट करती है जॉर्ज वाशिंगटन की लीडरशिप में, किस तरीके से अमेरिका का बर्थ होता है, कैसे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस इवेंट होते हैं और फाइनली इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या रहता है। जॉर्ज वाशिंगटन हु लेड अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़। अब देखते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड, देखते हैं क्या था। तो इंग्लैंड जो है वो कॉलोनीज़ डेवलप करने लगता है अमेरिका के अंदर। इस वक्त ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट जो हैं वो 2 कंपनीज़ जो हैं इंग्लैंड के, उनको परमिशन देते हैं कि वो वहाँ पे कॉलोनीज़ डेवलप करें, लंदन एंड प्लायमथ, जिससे कि वो कॉलोनीज़ में फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाय द टाइम 1775 जब तक आता है तब तक अमेरिका के अंदर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश हो जाती हैं। अब वजह देखिए कि यूरोपियंस यहाँ पे क्यों माइग्रेट करें अमेरिका के अंदर। तो पहला कारण बनता है जेनोसिडल वॉर्स जो यूरोप में हो रखे थे। तो वहाँ पे क्या होता था, ऑन द बेसिस कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का जो है वो डिस्ट्रक्शन किया जाता रहता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटी, देयर रिलीजन। तो इन सब से बचने के लिए जो यूरोपियन पीपल्स है वो माइग्रेट करने लगते हैं अमेरिका में। दूसरा कारण अमेरिका में कैसे जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे माइग्रेट कर रही है, तो दूसरा स्लेव्स आ रहे हैं। जो रिच क्लास पीपल थे वो पुअर को एज अ स्लेव यूज़ किया करते थे, उन्हें सोल्ड किया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है। तीसरा कारण जो बनता है यहाँ पे किस तरीके से लोग आना यहाँ पे जो है डेवलप होने लगता है, रीजन एंड ह्यूमंस आते हैं। तो तीसरा कारण जो बनता है यहाँ पे वो विद एन इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट के लिए यूरोपियंस यहाँ माइग्रेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन इमिग्रेंट्स माइग्रेट करते हैं प्रॉफिट इन अमेरिकन कॉलोनीज़ में प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। चौथा कारण जो यहाँ पे बनता है वो ये था कि पीपल थॉट दैट अमेरिकन कॉलोनीज़ दे वुड बी, जो यूरोप था वहाँ पे रिलीजियसली उनको बाउंड किया जाता था। तो वहाँ पे वो इन ऑर्डर टू गेट द फ्रीडम विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिलीजन इसलिए माइग्रेट करते हैं। पीपल थॉट दैट इन अमेरिकन कॉलोनीज़ दे वुड बी एबल टू वर्शिप गॉड फ्रीली एंड गेट रिडेम्पशन फ्रॉम यूरोपियन रिलीजियस कम्युनल परसिक्यूशन और सप्रेशन जो यूरोप में होता रहता था उससे वो बच जाएंगे और फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोफेस कर पाएंगे। देयर वुड बी नीदर द प्रेशर ऑफ चर्च नॉर ऑफ द गवर्निंग क्लास इन द अमेरिका। So it were the Puritans who established Plymouth colony near Massachusetts, and William Penn and his fellow Quakers established Pennsylvania. नेक्स्ट जो रीज़न बनता है यूरोपियंस क्यों स्टे कर रहे हैं वहाँ, स्टेट देयर, वो था ऑटोक्रेटिक रूल जर्मन रूलर्स का जो था। इस वजह से जर्मन पीपल जो है वो माइग्रेट करते हैं और सेटल होते हैं अमेरिकन कॉलोनीज़ में। ये जो पॉपुलेशन होती है इस वक्त अमेरिका की, जो ये एक बहुत ही हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। यहाँ पे कुछ परसेंटेज 90% जो पीपल हैं वो यूरोपियंस, वो इंग्लिश हैं, और बाकी के जो 10% पीपल हैं वो रेस्ट ऑफ द यूरोप से हैं, वो फ्रेंच हैं, जर्मन है। तो एक बहुत ही हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन यहाँ पे है और बहुत ही कॉस्मोपॉलिटियन पीपल यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे इन कॉलोनीज़ को। अब कॉजेज़ ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या क्या रहते हैं देखते हैं। तो जो पहला कारण बनता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का वो है आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स, यानी वैचारिक मतभेद है। इस वजह से ये ग्राउंड्स जो है सीड्स स्प्राउट होने लगते हैं विच कल्मिनेटेड इनटू द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल से कैसे, क्या मतलब है हमारा। पहली चीज़ तो ये कि ये जो कॉलोनीज़ के लोग हैं डिमांड कर रहे हैं इक्वालिटी दो, हमें ऑटोनॉमी दो। जो नॉर्दर्न अमेरिका है वो परेशान है ब्रिटेन के इंटरफेरेंस से इन देयर बिजनेस, जो पूरा कंट्रोल कर रखा है इंग्लैंड ने कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उससे परेशान है। जबकि जो सर्दर्न प्लांटर्स हैं वो परेशान है विद द एवर इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द ब्रिटिश मनी लेंडर्स। तो ये बनता है पहला कारण, आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल। इसी के अंदर जो दूसरा पॉइंट देखें तो मर्केंटलिज्म जो है, ब्रिटिश मर्केंटलिज्म,
वो कारण बनता है। मर्केंटलिज्म जो था, ये पॉलिसी ब्रिटेन ने अडॉप्ट की 16 से 18 सेंचुरी तक विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉलोनीज़ की थी। इसके तहत जो कॉलोनीज़ होती है वो अपनी मदर कंट्री के लिए एक तरीके से मनी मेकर्स होते हैं। वो लोग जो कॉलोनीज़ होती हैं वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं एंड ऑल्सो एंड डेस्टिनेशन टू देयर फिनिश प्रोडक्ट्स। जो ब्रिटेन के फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक्सपोर्ट मार्केट का काम करते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिश हैं वो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं अंडर दिस मर्केंटलिज्म के तहत ही ऑन देयर कॉलोनीज़ पे विद रिस्पेक्ट टू स्पेंड देयर मनी सो दैट दे कुड कंट्रोल देयर इकोनॉमीज़। तो दिस एंटायर मर्केंटलिज्म इज़ लाइक दिस मर्केंटलिज्म इज़ लाइक दी पूरा कंट्रोल है ब्रिटेन का ओवर देयर कॉलोनीज़। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट जो वजह बनती है वो है द रूलिंग बॉडीज़। नेक्स्ट पॉइंट विद इन दिस आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल पॉइंट के अंदर वो ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसी है, सोवरेन है, अनलिमिटेड पावर्स है, जबकि जो अमेरिकन्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, वो चाहते हैं लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की। नेक्स्ट रीज़न जो इसके अंदर है वो ये है कि यहाँ पे जो रूलिंग बॉडीज़ हैं कॉलोनीज़ के अंदर बना रखी हैं रूलिंग बॉडीज़, वो मार्जिनल है, उनका जो स्टेटस है नॉट मोर देन दैट ऑफ कॉर्पोरेशन, उनका जो स्टेटस है पार्लियामेंट से कम है। ये चीज़ जो है अमेरिकन लीडर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्ट होना चाहिए एम्परर के साथ उनका। नेक्स्ट पॉइंट, 7 ईयर वॉर्स जो है वो शुरू होता है और उसके चलते इकोनॉमी डिप्रेशन में जाती है। इस डिप्रेशन का रिज़ल्ट ये होता है कि जो ब्रिटिश है वो इम्पोज कर देते हैं न्यू टैक्सेस, काफ़ी स्टर्नली इम्पोज उन्हें किया जाता है। तो जो अमेरिकन्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं इस इरेशनल टैक्सेशन सिस्टम को और इस वक्त वो रेस करते हैं स्लोगन जो कि बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज़ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कॉज जो है वो नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट है। इसे मतलब है कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो ब्रिटिश है वो अपनी कॉलोनीज़ में मडल नहीं हो रहे थे, अमेरिका में मडल नहीं हो रहे थे, बट बाद में जब वो उन पर टैक्सेस इम्पोज करने लगते हैं तो और उनकी जो कॉलोनीज़ में है इंटरफेरेंस बढ़ाते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं, वो इस चीज़ से डिससेटिस्फाई होते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है नो अफेक्शन फॉर इंग्लैंड। नो अफेक्शन फॉर इंग्लैंड से मतलब ये दोनों सोसाइटीज़ जो हैं इंग्लैंड और अमेरिका, काफ़ी डिफरेंस था इनमें। इंग्लैंड में ज़्यादातर जो ग्रुप है रिलीजियस कम्युनिटी है वो एंग्लिकन्स हैं, जबकि अमेरिका जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे जो है वो प्यूरिटन्स हैं। यहाँ पे जो लोग हैं अमेरिका के अंदर जो कॉलोनीज़ यहाँ पे बनाई गई हैं वो लोग हैं जो पर्सिक्यूट किए गए ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स पे, तो उनकी सिंपैथी इंग्लैंड के साथ कैसे ही हो सकती थी। नेक्स्ट, द कॉलोनिस्ट वॉज ब्रिमिंग विद द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। ये जो लोग हैं ये काफ़ी इनमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, इक्वालिटी चाहते हैं, ये ऑटोनॉमी चाहते हैं, जबकि अमेरिकन जो ब्रिटिश सोसाइटी है वो उनके माइंडसेट में रूढ़िवादी है। तो दोनों सोसाइटीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट कॉज जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। तो यहाँ पे देखें तो पेंसिल्वेनिया जो है वो फॉरमोस्ट कॉलोनी है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में, जहाँ जो एजुकेशन में डेवलपमेंट जहाँ पे हो रहा है पेंसिल्वेनिया में सबसे ज़्यादा होता है। 1636 में यहाँ पे हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की जाती है। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो होता है बॉस्टन न्यूज़ लेटर होता है एंड एजुकेशन जर्नलिज्म जो है वो एक नया आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ वो डेवलप होने लगता है, प्रोड्यूस करता है स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी, बिकॉज ऑफ दिस डेवलप होने लगता है अमंग दी अमेरिकन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे, यहाँ पे एक गवर्नर है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर रिस्पॉन्सिबल हैं एम्परर को, जबकि जो टैक्स इम्पोजिशन की पावर है वो और लेजिस्लेशन की पावर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। तो ये जो मिसमैच ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑल्सो एक कॉज बनता है जो कि ऐड करता है दिस टुवर्ड्स दिस रिवोल्यूशन। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ 7 ईयर्स वॉर। 7 ईयर वॉर के साथ जो फ्रेंच मिनास होता है, फ्रेंच डेंजर होता है, वो तो एंड हो जाता है एंड बाय दिस टाइम जो अमेरिकन्स हैं दे रियलाइज देयर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो दे लर्न हाउ टू वेज अ वॉर। नेक्स्ट कॉज जो है दैट इज़ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज़ का। किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है कॉलोनीज़ का, तो पहला पॉइंट है नेविगेशन लॉज लेके आते हैं। नेविगेशन लॉज के अंतर्गत
जो इंग्लैंड था वो इम्पेरेटिव कर देता है कॉलोनीज़ के लिए कि वो उनके बिजनेस ऑपरेशन, जो कॉलोनीज़ है वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं ओनली थ्रू द शिप्स जो कि बनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा। बाय मीन्स ऑफ ब्रिटिश शिप्स के थ्रू ही वो अपना कंडक्ट कर सकते थे बिजनेस। तो इस लॉस से क्या होता है, जो शिप इंडस्ट्री है ब्रिटेन की वो तो डेवलप करेगी और उनके साथ ही साथ मर्केंटलिस्ट इंटरेस्ट जो है वो सर्व होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड रेगुलेशंस लगाई जाती हैं। ट्रेड रेगुलेशंस में ये था कि कुछ कमोडिटीज़ जो हैं आप ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट करोगे, किसी और नेशन को नहीं करोगे। इसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ ये रेगुलेट करने लगते हैं, लाइक दैट राइस, टबैको, आयरन, वुड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, इसमें ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पे बैन कर देती है एक्सपोर्ट वुलन गुड्स का अमेरिका से। अमेरिका वुलन गुड्स को अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयरन फैक्ट्रीज बाय अमेरिकन्स वाज आल्सो बैंड इन 1750। तो इस तरीके का इंटरफेरेंस जो इंग्लैंड करे जा रहा है अमेरिका के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू देयर इकोनॉमी, वो जो है डिससेटिस्फैक्शन कॉज करने लगता है। नेक्स्ट वाज द न्यू टैक्सेस। So Greenwell policy, he chalked out a plan. Who was Greenwell? He was the Prime Minister of Britain and he chalked out a plan. What was that? नेविगेशन एक्ट को स्टर्नली इम्प्लीमेंट किया जाए और स्मगलिंग को रोका जाए। डायरेक्ट टैक्सेस लेवीड किए जाएँ कॉलोनीज़ पे बाय मीन्स, और उसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उससे आर्मी जो है मेंटेन की जाएगी अमेरिका में, जो कि उनको फ्रेंच इन्वेजन, फ्रेंच डेंजर से बचाएगी। ग्रीनवेल प्रपोज करते हैं 4 रेगुलेशंस, 4 टैक्सेस वो नए इम्पोज करते हैं उस पर। शुगर एक्ट लेके आते हैं, मोलासेस एक्ट जिसे बोलते थे 1764 में। उसके तहत क्या होता है, इंपोर्ट किया जाता, बैन कर दिया जाता है जो इंपोर्ट रम का होता था फ्रॉम ओवरसीज़ कंट्रीज़ एक्सेप्ट इंग्लैंड। दो जो देन स्टेम एक्ट 1765 में आता है और इसमें जो होता है ये रेवेन्यू रेस करने के लिए जो है ब्रिटिश करते हैं थ्रू, इसमें वो डायरेक्ट टैक्स करते हैं ऑल कॉलोनियल कमर्शियल एंड लीगल पेपर्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, कार्ड्स, एल्मेनिक्स। इसमें मतलब रेवेन्यू रेस करने के लिए ये अमेरिकन कॉलोनी पे इम्पोज किया जाता है थ्रू ऑल द कमर्शियल एंड लीगल पेपर्स। देन करेंसी एक्ट में ये था कि जितने भी प्रिवलेंट बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं और पेपर करेंसी जो अमेरिकन कॉलोनी में यूज़ होती है उसको बैन कर दिया गया और अब वो सिर्फ इंग्लिश करेंसी के इस्तेमाल करके बिजनेस ट्रांजैक्शन वो कर सकते थे। देन क्वार्टरिंग एक्ट, इसमें कॉलोनीज़ को ऑब्लाइज किया गया कि जो एक्सपेंडिचर वो बियर करेंगे जो ब्रिटिश ट्रूप डिप्लॉय किए जा रहे हैं अमेरिका में। ये सब्सिडरी अलाइंस जैसे वेल्सली का था वैसा ही था, ये जो स्टेशन है ट्रूप्स वहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स अमेरिका में, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बियर अमेरिका ही करेगा। नेक्स्ट कुछ स्टर्न पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती है जिसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन जो है फर्दर बढ़ जाता है वहाँ पे अमेरिका के अंदर। उसमें फर्स्ट पॉलिसी जो है वो है रॉकिंगम्स डिक्लेरेटरी एक्ट। रॉकिंगम जो है वो गवर्नमेंट बनती है उधर, ग्रीनवेल है इसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो रॉकिंगम गवर्नमेंट बनती है इंग्लैंड में, और वो पास करते हैं एक एक्ट। उसके तहत ये होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ फुली एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्सेस ऑन अमेरिका। तो दिस वॉज द कॉज, दिस स्टर्न पॉलिसी मेजर्स वॉज अनदर कॉज। नेक्स्ट वॉज द टाउनशेड टैक्स प्रोजेक्ट। टाउनशेड टैक्स प्रोजेक्ट में क्या होता है कि रॉकिंगम गवर्नमेंट कोलैप्स होने के बाद जो है वो विलियम पिट की टेम्प्रेरी गवर्नमेंट वहाँ पे बनती है। टाउनशेड वहाँ उस गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। वो 5 गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ इम्पोज कर देते हैं और अमेरिकन्स उन कस्टम ड्यूटीज़ को पे करने से रिफ्यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है वहाँ पे रियट्स जो है ब्रोक आउट हो जाते हैं। नाउ द इमीडिएट कॉज, जो इमीडिएट कॉज होता है वो है बॉस्टन टी पार्टी। ये अकर होता है 16 दिसंबर 1773 में। लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटेन के होते हैं वो अबॉलिश कर देते हैं सभी इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो टाउनशेड ने इम्पोज की होती है सिवाय एक के, दैट इज़ टी, टैक्स ऑन टी। तो जो टैक्स ऑन टी जो रिटेन किया जाता है इससे लगाए रखने के पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो फर्स्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कीन ऑन कीपिंग इट्स राइट टू टैक्स द कॉलोनीज़, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है बहुत सारा टी इकट्ठा हो रखा होता है तो वो उसे डिस्पोज करना चाहते हैं। सो लॉर्ड नॉर्थ वांटेड टू हेल्प दिस ईस्ट इंडिया कंपनी टू डिस्पोज ऑफ इट्स लार्ज स्टॉक ऑफ टी बाय सेलिंग देम टू द कॉलोनिस्ट। एज़ यूजुअल इस जो टैक्स लगाए गए टी पे के खिलाफ देयर वाज अ पॉपुलर ऑपोजिशन होती है एंड लीडर्स इन द कॉलोनीज ट्राई टू प्रिवेंट अनलोडिंग ऑफ द टी इन द कॉलोनियल पोर्ट्स।
बॉस्टन में सैमुअल एडम्स करके एक पर्सन होते हैं और उनके फॉलोअर्स वो डिस्गाइज करते हैं खुद को एज रेड इंडियंस और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शिप खड़ी होती है वहाँ जाते हैं और उसमें जो 340 टी बॉक्सेस होते हैं उन्हें पानी में फेंक देते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे ओपन डिफाइंस ऑफ अथॉरिटी मानते हुए वहाँ पे जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं बैन कर देती हैं बॉस्टन हार्बर पे। इस सारे एपिसोड के बाद जो वर्जीनिया होती है वो इस एपिसोड के बाद कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को बुलाती है एंड अकॉर्डिंगली जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सारे कॉलोनीज़ के एक्सेप्ट जॉर्जिया वो फिलाडेल्फिया में मीट करते हैं 5 सितंबर 1774 में एंड दे ड्रू अप अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट असर्टिंग दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड नो राइट टू टैक्स द कॉलोनीज विदाउट देयर कंसेंट। बिना उनके कंसेंट के ब्रिटिश पार्लियामेंट को उनको टैक्स करने का अधिकार नहीं है। देन डिनाउंसिंग द लॉज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिमांडिंग देयर रिपील एक पिटीशन सेंड करते हैं जिसे बोला जाता है ऑलिव ब्रांच पिटीशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिपील दिस एक्ट। एट दिस द कॉलोनीज डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1775। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जो अमेरिकन्स हैं हम वो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते हैं और फिलाडेल्फिया में रिप्रेजेंटेटिव्स गैदर होते हैं। वहाँ पे वो अपनी डिक्लेयर करते हैं इंडिपेंडेंस 13 कॉलोनीज़ की ऑन 4 जुलाई 1776 को और अप्रूव करते हैं अपनी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स चलेंगे इस पूरे एपिसोड में। तो विलियम हॉवे जो है वो ब्रिटिश जनरल हैं, वो शुरुआत में कुछ सक्सेस अचीव करते हैं 1776 में और जॉर्ज वॉशिंगटन को डिफीट देते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन द कमांडर इन चीफ ऑफ द फिलाडेल्फिया कांग्रेस एंड द बैटल ऑफ बंकर हिल दोनों के बीच में होता है एंड फाइनली इस फर्स्ट इवेंट में तो ब्रिटिश जो जनरल हैं वो अचीव करते हैं सक्सेस, फिलाडेल्फिया को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन 1777 में जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो अटैक करते हैं ब्रिटिश जनरल बर्गियन पे एट सैराटोगा में और उनसे सरेंडर करवा लेते हैं। नाउ डिफीट जो ब्रिटिश को मिलती है सैराटोगा से उससे इंस्पायर होके बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी वॉर के अंदर एंटर हो जाते हैं। यूरोप और स्पेन जो है वो भी एंटर हो जाते हैं और 6 फरवरी 1778 को एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है फ्रांस और अमेरिका के बीच में। उसके तहत ये होता है कि दोनों में से कोई भी इंग्लैंड के साथ पीस पैक्ट इंडिविजुअली साइन नहीं करेगा और ये वॉर तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो अमेरिकन कॉलोनीज हैं उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रीडम नहीं मिल जाती। अब फ्रांस एंटर होता है वॉर के अंदर 1778 में। इसके बाद स्पेन जो है वो भी लॉन्च कर देता है वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड 1778 में बिकॉज दे वांटेड गिब्राल्टर बैक, दिस टेरिटरी को वापस पाना चाहता होता है स्पेन इस वजह से। अमेरिकन एंड फ्रेंच आर्मीज़ दोनों क्योंकि अब कंबाइंड स्ट्रेंथ है अमेरिका और फ्रांस की, तो इस वजह से दे बिकम सो सुपीरियर दैट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस हैड टू कैपिचुलेट ऑन 19 अक्टूबर 1781 इन यॉर्कटाउन। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड होता है 1783 में और इसके साथ सेटलमेंट होता है जिस सेटलमेंट का नाम है पेरिस पैक्ट। देन पेरिस पैक्ट 3 सितंबर 1783। पेरिस पैक्ट के तहत इंग्लैंड को इंडिपेंडेंस घोषित करनी पड़ती है 13 कॉलोनीज़ की। फ्रांस ऑब्टेन करता है इंग्लैंड से सेंट लूसिया एंड टबैको इन द वेस्ट इंडीज़ एंड सेनेगल। स्पेन गॉट फ्लोरिडा एंड आइसल ऑफ मिनोरिका इन मेडिटेरियन सी एंड द बाउंड्री ऑफ अमेरिका जो है वो वापस से डिमार्केट की जाती है अलॉन्ग द रिवर ओहियो। नाउ व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ इंग्लैंड? क्या कारण बनते हैं कि इंग्लैंड को डिफीट देखनी पड़ती है? तो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो इंग्लैंड के लिए डिफ़िकल्ट हो रखा होता है अपनी आर्मी तक प्रोविजंस पहुंचाना। दूसरा बोले तो एफिशिएंट लीडरशिप जो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में इन्होंने वॉर फाउट किया होता है अमेरिकन्स ने, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज अ वेरी एफिशिएंट लीडर, तो वो कारण बनता है अमेरिकन्स की सक्सेस का। ऑन द कॉन्ट्ररी ब्रिटिश ऑफिसर जो लीड कर रहे होते हैं वो जॉर्ज थर्ड थे, ही वॉज एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन and the incongruence and lack of harmony between the British government was another factor for the defeat that witnessed by the England. Now अब इन सब का impact और the various spheres and aspects देखते हैं। तो सबसे पहले सोशल डोमेन में क्या क्या चेंजेस इसके बाद विटनेस किए गए। तो फर्स्ट नेशन जिसने राइट टू कंसाइज प्रोवाइड किया पूरी दुनिया को वॉज दी अमेरिका। यहाँ पे से जो स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी है वो जागने लगता है और आगे हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप भी।
देन प्रिपेयर ए क्लाइमेट फॉर लिबरेशन ऑफ स्लेव्स की लिबरेशन यहाँ से होती है, वुमेंस की लिबरेशन होती है। प्रिपेयर्ड वे फॉर पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी जो है वो पॉपुलर डेमोक्रेसी वर्ल्ड में अमेरिकन्स को ही क्रेडिट दिया जाता है लाने का। वे प्रिपेयर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, वो यहाँ इस रेवोल्यूशन के बाद देखने को मिलेगी। अब इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट ब्रिटेन पे क्या पड़ता है, तो जो उनकी मर्केंटलिस्ट पॉलिसी होती है ब्रिटेन की, उसको सीरियस जॉल्ट प्रोवाइड होता है एंड इसके बाद वो फ्री ट्रेड की तरफ ज़्यादा सोचने लगते हैं ब्रिटेन। आफ्टर लूजिंग अमेरिका, ब्रिटेन अपना कॉन्सेंट्रेशन इंडिया में बढ़ा देता है और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ब्रिटेन अपनी पॉलिसीज़ अपनी कॉलोनीज़ की तरफ मॉडिफाइड करते हैं आफ्टर दिस रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था इसका, तो उनको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो था वो अमेरिकन रिवोल्यूशन से मिला था फ्रेंच को। एंड इनका क्योंकि पार्टिसिपेशन इन्होंने किया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो उसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस की जो होती है ख़राब हो जाती है। एंड इट वाज इन कॉज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम कि सेशन ऑफ स्टेट जनरल कन्वीन किया जाता है फ्रांस में एंड दैट लीड टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब सिग्निफिकेंस क्या है अमेरिकन रिवोल्यूशन का, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये कि जो 13 कॉलोनीज है कंसोलिडेट होती हैं और बनाती हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आज हम सुपर पावर के तौर पे जानते हैं। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने दिया था वर्ल्ड को, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो कंसेप्ट आया वो यहाँ से अमेरिका से आया और बाकी वर्ल्ड ने से फॉलो किया है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा मतलब है कि कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इंटू चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन्होंने इनकरेज किया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से हमारा मतलब है कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो डिटर्मिन होती है बाय द बॉडी ऑफ द लॉज, गवर्नमेंट अथॉरिटी इज लिमिटेड बाय द फंडामेंटल लॉज। देन मिडिल क्लास की जो पोजीशन, मिडिल क्लास का राइज एंड मिडिल क्लास की पोजीशन स्ट्रेंथन हुई थी अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद अमेरिका में, यूरोप में। लिबरल आइडियाज़ प्रमोट हुए थे बिकॉज ये जो अमेरिकन्स थे ये वो लोग थे जो बहुत प्रोग्रेसिव थे अपने आइडियाज़ में, लिबरल थे अपने माइंडसेट में, कॉस्मोपॉलिटियन पीपल थे ये लोग। एक प्रोजेक्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म यहाँ पे कॉलोनीज़ में नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्राउट हुई, दैट्स वाई इन्होंने रिवोल्यूशन किया और एक नेशन का राइज होता है। सिमिलरली ये नेशनलिज्म जो है इसी तरीके से इनके जो आइडियाज़ थे नेशनलिज्म के वो बाकी यूरोप में भी स्प्रेड हुए एंड वहाँ पे भी रिवोल्यूशन हमने देखे। फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम का बर्थ एंड सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी जो है ऐसा माना जाता है वर्ल्ड में पॉपुलराइज की तो वो अमेरिका ने ही की है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन्होंने ही दिए हैं, इन्होंने सिखाया। सेक्युलरिज्म से मतलब है कि रिलीजियस और स्टेट अलग अलग हैं, इनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। देन एनकरेज रिपब्लिकन आइडियाज़ इन यूरोप में, रिपब्लिकन आइडियाज़ स्प्रेड हुए। रिपब्लिकन आइडियाज़ मतलब रिपब्लिक का मतलब है दैट हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए एंड नॉट द मोनार्क। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में डेवलप हुआ। फेडरल सिस्टम से मतलब है कि द पावर इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेट्स, दैट सेंट्रल एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ईच वन इज़ ऑटोनॉमस विद इन इट्स ओन स्फेयर। सीरियस जॉल टू मर्केंटलिज्म एंड कॉलोनलिज्म की जो पॉलिसी थी उनको धक्का पहुंचा था आफ्टर दिस रिवोल्यूशन एंड सीरियसली ब्रिटेन मर्केंटलिज्म से फिर शिफ्ट होने लगा था टुवर्ड्स द फ्री ट्रेड। Boosted agriculture, big landlords left colonies during the revolution and settled in Canada and other countries, and their large estates were fragmented into small pieces and handed over to the people of lower and middle classes. देन इंडस्ट्रीज़ का बेनिफिट होता है, दो तरीके से होता है बिकॉज फर्स्ट अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ गॉट रिड ऑफ दैट मर्केंटलिस्ट रिस्ट्रिक्शन। पहले इंग्लैंड ने इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि यहाँ इंपोर्ट जो होगा रम का वो बाकी कंट्री से नहीं कर सकते, आपको इंग्लैंड से लेना है, जो शिप्स यूज़ करेंगे वो इंग्लैंड की होगी। तो ये सारे जो मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज़ थी ये मतलब कॉलोनीज़ वर द सोर्स ऑफ द रॉ मटीरियल एंड एन एक्सपोर्ट, उनके जो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट्स है उसकी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन रखे थे, तो वो सब चीज़ें अब एंड हो गई थी। तो यहाँ से मर्केंटलिस्ट रिस्ट्रिक्शन से तो इन्हें रिड मिल गया था जो इम्पोज इंग्लैंड क्या करता था। एंड सेकेंडली डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडस्ट्रीज वॉज बूस्टेड एज इम्पोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड हैड स्टॉप्ड ड्यूरिंग द वॉर। तो डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनियल इंडस्ट्रीज जो क्योंकि अब यहाँ पे इनकी इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही थी, डेवलप हो रही थी, तो दैट इंडस्ट्रीज नाउ बूस्टेड एज इम्पोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड क्योंकि अब स्टॉप हो चुका था। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, बनता कैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1787 में 55 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 12 ऑटोनॉमस स्टेट असेंबल होते हैं फिलाडेल्फिया में विद द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट। 12 जून 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फॉर्म करती है कमेटी विथ 1 मेंबर फ्रॉम ईच कॉलोनी से एक मेंबर लिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फॉर द फेडरेशन के।
द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस 1781 में बन के आता है। बिकॉज लेकिन उसमें क्योंकि कुछ इनहेरेंट वीकनेस होती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दैट क्लैमर्ड उसको फिर मतलब दे इंटेंडेड टू चेंज इट। सो इन 1787 अ प्रपोजल पास टू कॉल अ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेडेड बाय जॉर्ज वॉशिंगटन एंड जेफरसन कॉल्ड दिस कॉन्फ्रेंस एन असेंबली ऑफ डिवाइस। ये जो असेंबली ऑफ डिवाइस बोला था, किसने बोला था? जेफरसन ने इसे बोला था। अब यहाँ पे दो प्लान्स बनते हैं, एक तो वर्जीनिया प्लान और दूसरा न्यू जर्सी प्लान बनता है। वर्जीनिया प्लान जो होता है, वर्जीनिया प्रपोज ए स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं विद अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगी एंड द लोअर हाउस विल हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल स्टेट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो वर्जीनिया प्लान में ये होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट हो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स 2 हाउसेस, देन लोअर हाउस का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऑल स्टेट से होगा and elected on the basis of population, and upper house will be elected by the lower house से elect होके आएगा upper house. The smallest state opposes plan for they fear that larger state will have, लेकिन इसको अपोज करते हैं smallest state क्योंकि उनको ये डर होता है कि जो बड़े states हैं उनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इससे। तो एंड दे प्रपोज, वो न्यू जर्सी प्लान प्रपोज करते हैं जिसमें एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो जहाँ हर स्टेट का सिंगल वोट हो। इट गिव लेस पावर टू द, और सेंटर को लेस पावर होती है इसमें। फाइनली डेलीगेशन फ्रॉम द कॉन्टिकट स्टेट अंडर डॉक्टर जॉनसन प्रपोज अ कंसीलेटरी प्लान तैयार किया जाता है फाइनली। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पॉपुलर सोवरेनिटी पे बेस्ड करता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल गवर्नमेंट, system of checks and balances that president judiciary control Congress and the president can veto at Congress control president, have power to impeach him. Then supremacy of judiciary है, dual citizenship and fundamental rights.